आप लोगों का आज जो रिस्पांस रहा बहुत ही सकारात्मक रहा और बड़ा अच्छा लगा मुझे। आज जो हम लोगों ने दोपहर में शाम के टाइम में क्लास किया था एमपीपीएससी का पेपर में और उत्तराखंड के पेपरों में। अब आप लोगों के सामने एक चिकित्सकीय और मनोचिकित्सकीय समाज कार्य के संबंध में कुछ और प्रश्न आ गए हैं। देखते हैं अब आप लोगों का क्या रिस्पांस रहेगा। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का है, जो 6 नवंबर 2022 का पेपर होने वाला है। उसका पहला प्रश्न, चिकित्सकीय समाज कार्य प्रायः किस विधि से संपादित किया जाता है? क्या केस वर्क विधि, क्या ग्रुप वर्क विधि, क्या कम्युनिटी वर्क विधि, या सभी? सर ए होगा सर इसमें। देखिए, इस प्रश्न को जब मैं टॉपिक करवा रहा था तो सबको बताया था कि केस वर्क हो या ग्रुप वर्क हो या कम्युनिटी वर्क हो, इसी माध्यम से चिकित्सा समाज कार्य होता है। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी बच्चे ने आप ए को जवाब दिया था, वो गलत था। सोच समझ के जवाब दीजिए, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट माना जाएगा। प्रश्न नंबर 2, चिकित्सकीय समाज कार्य कहां से संपादित होता है? अस्पताल से, चिकित्सकीय अभिकरण से, ए और बी दोनों से, या डी कहता है जो है प्रशासकीय प्रबंधन से? हाँ, जो मेडिकल सोशल वर्क है वो वहां से संपादित होता है। एक आपका होता है चिकित्सकीय एजेंसी, एक होता है हॉस्पिटल। ऑप्शन नंबर आपका सी, बी और ए। करेक्ट जवाब सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, चिकित्सकीय समाज कार्य का प्रमुख लक्ष्य है कि वह डैश। आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला, चिकित्सा में बाधक मनोसामाजिक दशाओं का निवारण करे। ऑप्शन बी, चिकित्सा में आए व्यय की मांग स्वयंसेवी संस्था से करे। ऑप्शन सी, मनोरोगी की पहल पर चिकित्सा सुविधा दी जाए। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया चल रहे हो। जो चिकित्सा समाज कार्य का प्रमुख लक्ष्य में माना जाता है कि चिकित्सा में बाधक जो भी मानव सामाजिक दशाएं होंगी उसका निवारण करता है यह आपका सही जवाब था। वहीं अगर आपने जो दूसरा ऑप्शन का चुनाव किया कि आय व्यय की मांग स्वयंसेवी संस्था से करती है, यह भी सही जवाब था। पहल पर चिकित्सा जो है बताई गई, वो भी आपका सही जवाब था। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट माना जाएगा। आयुर्विज्ञान के विकास के साथ स्वास्थ्य के कौन से महत्वपूर्ण पक्ष माने जाएंगे? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सभी? सभी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया चल रहे हो। डी करेक्ट जवाब दे रहे हो आप लोग। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कि मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिकों के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया कि रोगी पेशेंट के स्वास्थ्य सुधार में दवा का जितना महत्व है उतना ही महत्व उसकी किन स्थितियों का है? मानसिक का, सामाजिक का, या राजनीतिक का? बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब। ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं आप लोग। वैज्ञानिकों के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया है, यह बता दिया गया है कि रोगी के स्वास्थ्य सुधार में दवा जितना महत्वपूर्ण है ना, उतना ही महत्वपूर्ण है सामाजिक और मानसिक। और जब ये दोनों सोचोगे तो जाहिर सी बात है मेडिकल सोशल वर्क की होगी जरूरत। और यही बात आयोग नहीं समझता और यही बात गवर्नमेंट नहीं समझती। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि चिकित्सकीय समाज कार्य का लक्ष्य होता है कि वह चिकित्सकीय सुविधाओं का उपयोग रोगियों के लिए अधिक से अधिक लाभप्रद एवं सरल बनाए तथा चिकित्सा में बाधक मनोसामाजिक दशाओं का निवारण करे। यह परिभाषा किसने दिया है? रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रोफेसर राजाराम शास्त्री। वेरी गुड, क्या बात है, ये लग रहा कर रखा है आप लोगों ने प्रश्न। चिकित्सकीय समाज कार्य का विकास सर्वप्रथम 1880 में कहां से हुआ था? इंग्लैंड से। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब गया है आपका। चिकित्सकीय समाज कार्य की अवधारणा यूरोपीय एवं किस महाद्वीप के देशों की देन मानी जाती है? बताइए, यूरोपीय एवं किस? उत्तरी अमेरिका देशों की मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, उत्तरी अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका में चिकित्सकीय समाज कार्य का प्रारंभ करने का श्रेय दिया। बताइए, चिकित्सकीय समाज कार्य का आरंभ करने का श्रेय? हाँ, ओल मोनर्स सही बताए हैं आपने, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों का उद्भव माना जाता है किसको? सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक 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 और समाज कार्य का उद्भव बताइए। ए जॉन स्नो, जॉन स्नो, जॉन स्नो, जॉन स्नो, जॉन स्नो इज द राइट आंसर माना जाएगा आपका यहाँ पे।
सही जवाब है जॉन स्नो। ध्यान रखिएगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों का उद्भव जो है 19वीं शताब्दी के दौरान किया गया था ये, और वर्ष था 1948। लंदन में हैजा के प्रकोप को समाप्त करने में सहायता प्रदान करने में जॉन स्नो की एक अहम भूमिका मानी गई थी 19वीं शताब्दी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में जॉन स्नो ने किस देश में हैजा का प्रकोप को समाप्त करने की सहायता की थी। मैंने बता दी लंदन। इंग्लैंड कहीं है क्या? अच्छा हाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, शाबाश। चीन में सर्वप्रथम चिकित्सकीय समाज कार्य बीजिंग में कब प्रारंभ किया गया? चीन 1921 में सर। आपको बता दूं 1921 ही आपका सही जवाब रहेगा सर। बीजिंग में इडा प्रूइड का नाम आता है, जानते हैं किसका नाम आता है? इडा प्रूइड का नाम आता है। याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जहां समाज सेवाओं को कैसे वर्क, दत्तक सेवा और भर्ती सेवा के लिए जो क्या किया गया था, ट्रेनिंग दिया गया था, प्रशिक्षण दिया गया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट रहेगा। आयरलैंड में चिकित्सा समाज कार्य की उत्पत्ति किसके द्वारा मानी जाती है? आयरलैंड। ओके, देखिए कोई ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ, आपने जवाब मुझे दे दिया है आयरलैंड में कि एलाबेब का माना जाता है। यहाँ पर चिकित्सक के बीमार बच्चों के लिए अपने औषधालय में काम करने के लिए एलोमर्स की नियुक्ति की, जिसे उन्होंने डबलिन के एडिलेड अस्पताल में स्थापित किया और पहला अल्मोटर विमिफ्रेड एल्कॉब को दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे जो माना जाएगा 13 का, वह करेक्ट माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलाबेब। तो मैंने तीनों के बारे में बता दिया है, इसलिए तीनों को ध्यान रखिएगा। एलाबेब की भूमिका कहाँ पे है, और जो यहाँ पे विनिफ्रेड अल्कॉब हैं, ये बेसिकली क्या है, मैंने क्या बताया इसके बारे में, बताइए जरा एक बार। सर समझ नहीं आया, दोबारा बताएं। नहीं, अच्छा देखो आयरलैंड में जो चिकित्सा समाज कार्य है उसकी उत्पत्ति बेसिकली बाल रोग विशेषज्ञ थी, उनका नाम था एलाबेब। ये बात तो आपको पता चल गया। वहीं दूसरी बात मैंने कहा कि यहाँ चिकित्सक ने बीमार बच्चों के लिए अपने औषधालय में काम करने के लिए एलोमर्स की नियुक्ति की थी, जो आपका यहाँ पर है एलोमर्स, ऑप्शन बी में। फिर मैंने कहा कि जिसे उन्होंने डबलिन के एडिलेड अस्पताल में स्थापित किया और पहला अल्मोटर विमिफ्रेड एल्कॉब को दिया गया। तो ये तीनों नाम हैं, इनको पहली बार दिया गया था। एक नियुक्ति का मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो स्थापित करके उनको, और फिर उसके बाद जो औषधालय में काम करने के लिए नियुक्ति की गई वो बेसिकली एलोमर्स का था नाम था। तो ये तीनों नाम बढ़िया है, अच्छे नाम है, परंतु आयरलैंड में चिकित्सा समाज कार्य की उत्पत्ति की पूछी तो एलाबेब का नाम आपने बता दिया। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट चला गया था। भारत में समाज कार्य, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, IMP करके इसको नोट कर लीजिएगा। भारत में समाज कार्य के संदर्भ में सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना कब की गई? 1936। बहुत बढ़िया, इसके बारे में क्या बताएं, आप लोग तो बहुत जानते हैं इसके बारे में। भारत में सर्वप्रथम किस संस्थान के द्वारा चिकित्सकीय समाज कार्य का प्रशिक्षण दिया गया, बताइए जरा, बहुत बढ़िया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका जवाब भी आया है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। नाम परिवर्तित कब हुआ था? ये 1944 अगर है तो ठीक है, नहीं तो 1945। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति द्वारा किस वर्ष प्रशिक्षित चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पर बल दिया गया था? अभी शायद ये प्रश्न मैंने कल करवाया था 1945। अच्छा देखो शायद उन्होंने देखा नहीं है। 1945 अभी कल ही तो बताया था इसके बारे में। वर्ष 1946 में जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में पहले सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति हुई। वो बताओ शहर कौन सा स्थित है, कहाँ पर है? मुंबई में है। और कहाँ है? बस बहुत बढ़िया, शाबाश। 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में समाज कार्य के अंतर्गत मनोचिकित्सकीय समाज कार्य की शाखा की उत्पत्ति हुई तो कहाँ हुई? USA में हुई थी भाई, आप लोग बताए तो थे कल, परिभाषा के रूप में भी बताए थे आप लोगों ने। USA अमेरिका। बोस्टन साइकोपैथिक चिकित्सालय के कार्यरत किसने सामाजिक रोगियों के अंतरंग अध्ययन किया है? नाम बताएंगे आप लोग। हाँ,
19 का बी, यहाँ पे, हाँ, ये देखिए बोस्टन का नाम आपने सुना भी होगा। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, ये बोस्टन एक विद्यालय, सॉरी एक चिकित्सालय है जिसमें कार्यरत किसके मानसिक रोगियों के अंतरंग अध्ययन किया गया था। ये देखिए किसके अंतरंग अध्ययन किया गया था ये पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, बोस्टन साइकोपैथिक चिकित्सालय के निदेशक पद पर एक महिला थी जो सू मैरी गैरेट थी, आप जानते हैं। और मैंने कहा था चिकित्सालय के समाज सेवा विभाग के द्वारा जहाँ पे मानसिक रोगों का अध्ययन किया गया, उपचार में सहायता उपलब्ध कराई गई, मानसिक रोगियों का सामान्य जीवन व्यतीत करने में सहायता दिया गया था। तो मैं आपसे कहूँगा कि प्रश्न फिर से पढ़ो, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दी है, आप लोग प्रश्न पढ़ के फिर से जवाब दो। मैंने कहा कि बोस्टन साइकोपैथिक चिकित्सालय, इसमें कोई नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा देखिए, बोस्टन साइकोपैथिक चिकित्सालय में कार्यरत किसने मानसिक रोगियों का अंतरंग अध्ययन किया है? तो अध्ययन करने वाला कोई था ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही आप गए हैं सर। तो इस चिकित्सालय के समाज सेवा विभाग का जो प्रमुख लक्ष्य था मानसिक रोगों का अध्ययन करना और उपचार करने में सहायता उपलब्ध कराना था, मानसिक रोगियों को सामान्य जीवन व्यतीत करने में सहायता देना था, परंतु किसी का एग्जैक्ट नाम नहीं आना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, समाज सेवा विभाग की स्थापना मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में किया गया था। नाम बता दीजिए, ये तो मालूम है। 1905 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत में सर्वप्रथम मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति किससे संबंधित विभाग में की गई थी? आईएमपी सवाल। बच्चों से सर। बिल्कुल सही जवाब, बच्चों से ही सही जवाब है। चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता निम्नलिखित में से कौन सा नहीं माना जाएगा? मेडिकल सोशल वर्कर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं माना जाएगा? एक तो यह है कि अभिकरण की नीति निर्धारण और कार्यक्रम नियोजन की सहभागिता देना, ये तो माना जाएगा। कहा है नहीं मानना। सामुदायिक संगठन की सहभागिता को प्रदान करना माना जाएगा, बिल्कुल। शैक्षणिक कार्यक्रम की सहभागी को भी माना जाएगा। बिना निर्देशन और परामर्श के सेवा प्रदान माना जाएगा। यहाँ पे प्रश्न में गलत कर दिया है, मतलब पहले साफ शब्दों में कह रहा कि यही है। ऑप्शन नंबर डी। चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता के कार्य किन विचारकों ने अपना मत व्यक्त किया था? आपको मैं बता देता हूं, नाम सुन लीजिए। एक नाम आता है, अगर हम बात करें प्रोफेसर एच.एस. पाठक, ऑप्शन में है, बिल्कुल है। अगर हम बात करें, एक आते हैं राममूर्ति मिश्रा। एक अगर हम बात करें तो एक नाम आता है आपका सुलभा मधुकर वाडे। ये कहा है चिकित्सकीय समाज कार्यकर्ता के संबंध में किन विचारकों ने अपना मत व्यक्त किया था? मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है सुलभा मधुकर वाडे भी है। मैं बता दूं आपको, इन्होंने प्रत्यक्ष सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ अन्य कार्य पर भी बात किया था। एक तो कहा था कि व्यक्तिगत समाज कार्य प्रणाली का प्रयोग करते हुए रोगी को प्रत्यक्ष रूप से सेवा दे दीजिए, ये सुलभा मधुकर ने बोला था। फिर कहा कि अगर मेडिकल टीम बनाकर संपर्क स्थापित कर लीजिए, एक काम तो ये भी बोला था उन्होंने कहा कि प्रशासन के संबंधित अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो भी आप उनको सेवा दे रहे हैं, शोध के संबंध में कार्य कर रहे हैं तो भी सेवा दे रहे हैं, समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं तो भी सेवा मिल रही है, ये बात उनकी थी। तो मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ प्राथमिकता देखिए, इसने कहा दिया कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों को, तो दोनों का ही चुनाव कर लिए। लेकिन आपको बता दूं, ऐसे एग्जाम में पेपर नहीं मिलेंगे आप लोगों को क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन का ही ऑप्शन जो गलत दे दिया यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, तीनों होना चाहिए सर। तीनों होना चाहिए, तो उपयुक्त सभी होना चाहिए था, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग यहाँ पे जवाब जो दे रहे हैं ना, तीनों का नाम लगाइए, क्योंकि ऑप्शन तो आप ये रख लीजिए कि कूट आ गया आपके सामने, ए बी और तीनों के तीनों सही है यहाँ पर। चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता के प्रशासन संबंधी कार्य क्या हो सकते हैं? देखिए, मेडिकल सोशल वर्क में अगर हम बात करें तो संबंध में पूछा है क्या कार्य हो सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा 24 का सही जवाब जो होगा ना, वो अभिलेख होगा, रजिस्टर होगा, ये होगा आपका एक काम, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। क्यों गरिमा मैम? दिन प्रतिदिन के कार्य जैसे नियोजन संगठन भी करना होगा, कर्मचारी गणों के लिए अधीक्षण और उसके सलाह देने से संबंधित कार्य भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। चिकित्सा समाज कार्य में जो समूह समाज कार्य प्रणाली है ना, उसका प्रयोग कैसे आप करेंगे। सॉरी, इनमें से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध कार्य नहीं होगा। तो जो नहीं होगा उसको ध्यान रखना है आपको। 25 में जो नहीं होगा उसको ध्यान रखना है। तो मैं आपसे कहूंगा कि रोगियों को समुदाय के साथ सामंजस्य की स्थिति में लाना। देखिए, एक मिनट समझिए बात को अच्छे से, प्रश्न को समझिए। कह रहा है चिकित्सकीय समाज कार्य में सामूहिक समाज कार्य प्रणाली का जो प्रयोग है संबंधित कार्य नहीं माना जाएगा मेडिकल सोशल वर्क में और समूह कार्य की प्रणाली के रूप में। तो पहला कहा कि रोगियों को समुदाय के साथ सामंजस्य की स्थिति में लाना है। दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ प्रश्न आपको बता दूं, नहीं काट दीजिए, प्रश्न थोड़ा सा गलत आ रहे हैं, ठीक है, गलत आ रहे हैं, ये होगा आपका नहीं के बजाय इसको आपकी स्वीकृति के वातावरण में रोगियों की समस्या को सुलझाना भी होगा। ये भी बात सही है, स्वीकृति के वातावरण में रोगियों की समस्या को सुलझाना भी होगा, ये भी सही रहेगा। आपसी सहयोग की प्रक्रिया के माध्यम से रोगियों को संवेगात्मक अभिवृद्धि मतलब एटीट्यूड की भी बात करनी होगी। उपयुक्त तो सभी ये प्रश्न में नहीं की होने की वजह से प्रश्न गलत था। अब ये नहीं हटा दो तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये चारों ऑप्शन आते हैं, ये चारों ऑप्शन यहाँ पे अगर हम बात करें तो आते हैं। संवेगात्मक अभिवृद्धि की बात करेगा, जहां एटीट्यूड परिवर्तन के लिए चिकित्सा अभिकर्ता के रूप में समूह का उपयोग किया जाता है और रोगियों को समुदाय के साथ सामंजस्य की स्थिति में लाया जा भी जाता है और स्वीकृति के वातावरण रोगियों को समस्याओं को सुलझाया भी जाता है और समस्याग्रस्त व्यक्तियों के या रोगियों के एक साथ लाकर ताकि वो अपनी समस्याएं आपसी सहयोग से सुलझा सके, ये भी बात कही गई है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर जो डी वही सही माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में क्या सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? अन्वेषण शामिल है, निर्वचन शामिल है, विश्लेषण शामिल है, उपयुक्त सभी के सभी शामिल है। इसमें से कोई शब्द है जो समझ नहीं आता, बता दीजिए, मैं एक लाइन बता दूं कहो तो। सुन लो, अन्वेषण का मतलब सर क्या होता है? प्रश्नीकरण प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। ये उपचार का एक माध्यम माना जाता है। तो जब तथ्यों को आप संकलित करते हैं ना, तो वो बेसिकली अन्वेषण होता है, खोज होता है, तो इसलिए आपका ये माना जाएगा। विश्लेषीकरण क्या होता है? सेवार्थी में कभी कभी भ्रम होने की स्थिति आ जाती है, तो ये बेसिकली वास्तविकता के ज्ञान के अभाव के कारण अनेक समस्याओं को जन्म देता है, तो बेसिकली विशेषीकरण की हमें जरूरत पड़ जाती है। एक निर्वचन शब्द आता है। निर्वचन एक ऐसी विधि होती है, सोशल वर्कर यहाँ सेवार्थी के सम्मुख स्पष्ट रूप से उपस्थित तथ्यों को क्या करता है? उजागर करता है या विचार करता है। और प्रश्न में शायद कल था ये प्रश्न ये निर्वचन को लेकर, जिसमें लिखा हुआ था अस्पष्ट का अभाव, शायद ऐसे कुछ लिखा हुआ था। क्लियर है ना? बताया था कि नहीं? कल वाले प्रश्न बताया था, नहीं याद आ रहा, भूल गए होंगे आप लोग शायद। चलो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखा करो। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी की समस्या की वास्तविक स्थिति को समझते हुए क्या कार्य करता है ताकि वह पुनः स्वस्थ एवं समस्या रहित हो जाए? बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर अगर हम बात करें आप लोगों से, पुनर्सत्तावना की बात करता है। किसकी बात करता है? पुनर्सत्तावना की बात करता है। बेसिकली क्या है मैं आपको बता दूं, संबल हो गया, ये एक प्रकार की ना सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका, जो अभी आप ऊपर देख रहे थे ये प्रश्न में, अन्वेषण, निर्वचन, विश्लेषण और संबल, ये पता है क्या है? ये एक प्रकार की जो चार हैं, ये मेडिकल सोशल वर्कर की भूमिका होती है, चार के चार। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जब उपचार आप करते हैं, उपचार के दौरान कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने क्या कह दिया? तदात्मीकरण कर दिया, शिक्षण कर दिया, पुनर्सत्तावना कर दिया, निर्देशन कर दिया, संसाधनों का उपयोग कर दिया, स्वीकृति कर लिया, संप्रेषण कर लिया, प्रोत्साहन, अंतर्दृष्टि, पर्यावरण परिवर्तन, अंगीकरण, सामान्यीकरण, तदात्मीकरण, सरलीकरण, ये सारा क्या बन जाता है? उपचार बन जाता है। अगर मैं आपसे पुनर्सत्तावना की बात करूं तो ये सिंपल सी बात है। कहता है कि कार्यकर्ता सेवार्थी की समस्या की जो वास्तविक स्थिति है उसको समझते हुए बार बार सत्तावना देकर आश्वस्त कराता है कि वह पुनः स्वस्थ और समस्या रहित हो जाएगा। वही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। कहता है कि कार्यकर्ता सेवार्थी की आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं, संवेगों और सामर्थ्य तथा इसके समुचित उपयोग की क्षमता को विकसित करता है ताकि समस्या को पूर्णतः समाधान हो जाए। तो बताओ क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 28। अंतर्दृष्टि का विकास। बिल्कुल, अंतर्दृष्टि का विकास करता है। अंतर्दृष्टि का विकास सर होता क्या है आपको मैं बता दूं। अंतर्दृष्टि का जो विकास होता है यह एक विधि है। आप मेडिकल सोशल वर्कर हैं, आप सेवार्थी की आंतरिक शक्ति, क्षमता, संवेग, सामर्थ्य, इसके समुचित उपयोग की जो क्षमता है उसको विकसित करेंगे। और क्यों करेंगे? ताकि भाई वह अपनी समस्या को भली प्रकार से समाधान स्वयं कर सके। और यही बात आपसे बताता है अंतर्दृष्टि का विकास।
और यही इनसाइड डेवलपमेंट बताता है। और आपको बता दूं इनसाइड एक थ्योरी है, कोहलर की है, ये भी आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। देखिए एक ऐसे बच्चे हैं कि हम क्या बताएं, मीरा मैडम मुझे मैसेज छोड़ रही, क्लास चल रही है, अब देखो कॉल कर रही हैं वो, बताइए अब क्या हम इन्हें बताएं, क्लास चल रही है, उन्हें मालूम है, मैंने लिंक दिया है, फ़ोन से बात भी किया था। आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए 29 आपसे कहता है कि उपचार के बाद या पश्चात होता है, जब रोगी घर जाता है तब चिकित्सालय से घर तक पहुंचने की बीच किस प्रकार का या गृह स्थापना की बात कहेगी? क्या मध्य हस्तांतरण गृह होगा, मध्य मार्ग गृह होगा, मार्ग गृह, कि मध्य सुधार गृह होगा? ओके, क्वेश्चन नंबर मध्य 20 मार्ग गृह होगा। ओके 29 में आपने बताया मध्य मार्ग गृह, और यही सही जवाब दे दिया आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां उपचार के बाद जब रोगी घर चला गया तो उस चिकित्सालय से घर तक पहुंचने के बीच किस प्रकार का गृह स्थापना की बात होती है? मध्य मार्ग गृह की बात होती है। यही सही जवाब आपका था, यही सही जवाब था, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। यही सारे प्रश्न हम लोगों को पता होना चाहिए, ट्रेडिशनल शब्द हैं जो एग्जाम में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पुनर्वास का प्रथम पहलू सहायता करेगा क्या? बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या होना चाहिए? कि पुराने और असहाय रोगियों की सहायता का योग्य बनाना। बिल्कुल, मानसिक बाधितों को स्वयं को देखकर उसको योग्य बना देना है, दैनिक क्रियाओं को योग्य बना देना है। ऑप्शन नंबर डी सही है, बहुत बढ़िया जवाब आया है आपका। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है आपको कि मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता किस प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं में योगदान करेगा? किस प्रकार का? पहला पॉइंट आपके सामने कि शिक्षण संस्थानों में वे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की व्याख्या देकर योग्य बनाएगा। क्या आपका ये बात सही रहेगी? बिल्कुल करेक्ट रहेगी। बात करेंगे कि विभिन्न शोध परियोजना के सर्वेक्षण के माध्यम से काम करेगा सामाजिक कार्यकर्ता, महत्वपूर्ण सेवा देगा, बिल्कुल देगा। फिर कहता है कि जो सोशल वर्कर है, यानी आप क्या सेवा मनोचिकित्सा के रूप में ये दोगे कि जन समुदाय को मानसिक स्वास्थ्य के विषय में लेख और वार्तालाप के योगदान करके उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़े, बिल्कुल आप सहयोग दोगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब बता दीजिए कि किसकी संपन्नता से है? भावना से, समाज से है, मन से, या सभी से? आप क्वेश्चन बहुत अच्छा है, IMP कर लीजिएगा 32 का। बिल्कुल डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सभी से। भावना से भी मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य बनेगा, मन से भी बनेगा, समाज से भी बनेगा। अस्वस्थ मानसिक स्थिति के व्यक्ति का अपने व्यवहार से प्रभाव पड़ता है उसके संबंधों पर कि व्यावसायिक परिप्रेक्ष्यों पर? ए और बी से इनमें से ऑप्शन सही होगा सर, दोनों पे पड़ेगा। बिल्कुल करेक्ट जवाब कह रहे हैं कि जो अस्वस्थ मानसिक स्थिति के व्यक्ति का अपने व्यवहार पर जो प्रभाव पड़ता है वो संबंधों पर भी पड़ता है और व्यावसायिक परिप्रेक्ष्यों पर भी पड़ता है। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, यह सब तो हम लोग को मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 में कि मानसिक विकार का प्रमुख कारण क्या बन सकता है? क्या बौद्धिक दिव्यांगता बन सकता है, नशीली दवाओं का सेवन बन सकता है, अवसाद बन सकता है, कि सभी बन सकता है? बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने एक बार आ गया है। यहाँ पर इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि महामारी विज्ञान संबंधित है किससे? क्वेश्चन नंबर 35, महामारी विज्ञान उपरोक्त सभी होगा। हाँ, रोगों की पहचान करने से भी होता है, रोगों के कारणों को चिन्हित करने से भी होता है, रोगियों के मैनेजमेंट के मार्गदर्शन करने से भी होता है, उपयुक्त सभी होगा। ये महामारी विज्ञान से संबंधित है, तीनों के तीनों सही जवाब माने जाएंगे आप लोगों के। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, महामारी विज्ञान में पाया जाता है आंकड़ों के द्वारा, बताइए क्या? अच्छा सवाल, इसमें भी सभी होगा सर। ओके क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 36 के बारे में तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ही जाएगा। डेटा संग्रह भी होता है, नैदानिक निष्कर्ष भी होता है, निवारण स्वास्थ्य देखभाल भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 की महामारी विज्ञानियों ने किस प्रकार की सहायता की है? क्या अध्ययन की डिजाइन का संग्रह किया है, क्या आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण किया है, कि परिणामों का व्याख्या का प्रसार किया है, कि उपयुक्त सभी? सभी हो जाएगा। अगेन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर डी की तरफ जा रहा है ज्यादा से ज्यादा। चलो बहुत बढ़िया। महामारी विज्ञान को अंग्रेजी में कहा क्या जाता है? अच्छा सवाल 38। हाँ एपिडेमियोलॉजी, हाँ एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। महामारी तथा स्थान विशेष की महामारी का अंतर पहली बार बताया गया था। देखिए मैंने आपको बताया था एक स्थानिक महामारी के बारे में, एक मैंने महामारी के बारे में आप लोगों से एक PDF भी प्रोवाइड कराया है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब सही क्या होना चाहिए? हिप्पोक्रेटस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, नोट कर लीजिएगा इसको, आप लोग कॉपी समझ लीजिए, माइंड में कर लीजिए आप लोग। हिप्पोक्रेटस इज द राइट आंसर यहाँ पे माना जाएगा आप लोगों का।
महामारी विज्ञान के संबंध में ये प्रश्न चल रहे हैं आप लोगों के लिए, और अच्छे सवाल हैं। बीमारियों के संबंध में आप लोगों को मालूम है कि आप सबसे पूछा जाता है। तो महामारी विज्ञान शब्द का उपयोग सबसे पहली बार मैं बता दूं आप लोगों से 1802 में किया गया था, और विज्ञान के अध्ययन के लिए किया गया था। स्पेनिश एक चिकित्सा थे, उनका नाम था विल्बा। क्या नाम था? विल्बा ने किया था, है ना। तो इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। महामारी ये विज्ञान शब्द जो है व्यापक रूप से न केवल महामारी रोगों के संबंध में है, बल्कि बीमारियों से और यहाँ तक कि रोग से इतर स्वास्थ्य संबंधी स्थिति जैसे उच्च रक्तचाप, मोटापे के कारण निवारण को भी समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, परंतु आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल था आप सबके सामने स्थानीय। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि इस महामारी विज्ञान का संबंध बताओ में उसमें क्या सत्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि यह ना देखो सत्य क्या है ये पूछना है, आप ध्यान रखिएगा, सही ढूंढना है। यह न केवल महामारी रोगों से है बल्कि समान बीमारियों से संबंधित भी होगा। क्या सही है? सही है सर। बिल्कुल। स्वास्थ्य स्थिति और उच्च रक्तचाप और मोटापे के कारण निवारण का अध्ययन भी है। जो बोला था वही है, बिल्कुल है भाई, अभी तो बोला तो था, आप लोगों को समझाया तो यही था। फिर मैंने कहा कि रोगों का आधारित जो लक्षण है सबके ऊपर किस प्रकार प्रभावी होता है, ये भी है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। सारे के सारे सत्य हैं, गलत है ही नहीं। एटियोलॉजी क्या होता है? एटियोलॉजी प्रायः किन विषय से संबंधित है? एटियोलॉजी भौतिक विज्ञान सर, भौतिकी से। हेतु विज्ञान देखो कहीं पर है। अच्छा, हेतु विज्ञान नहीं है, वेरी गुड। हेतु की आपको बता दूं, यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 में, तो यहाँ आपको दिया है कि भौतिक आपका सही रहेगा और मनोविज्ञान भी रहेगा, सरकार भी रहेगा। अब आप समझिएगा तभी आप समझ पाओगे इस प्रश्न को। बहुत अच्छा सवाल है ये। बेसिकली जो एटियोलॉजी शब्द है वो हेतु विज्ञान है। हेतु विज्ञान को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? हेतु की भी बोलते हैं। अब आपको मैं बता दूं, हो सकता है कि SGPGI वाले इसी चीज़ों का यूज करें। तो मैं आपसे बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ सामान्य चिकित्सा के संदर्भ में अगर जब मैं बात करता हूं तो बीमारी के कारणों का अध्ययन किया जाता है, तो औषधि की एक शाखा मानी जाती है। तो यहाँ पे दर्शन में, मैं दर्शन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, अब ध्यान रखिएगा, दर्शन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो दर्शन ने भौतिकी, मनोविज्ञान, सरकार और धर्मशास्त्र और जीव विज्ञान के कारणों के संदर्भ में विभिन्न घटनाओं की उत्पत्ति की जानकारी प्राप्त होती है। इस वजह से इसको हम इटियोलॉजी के अंतर्गत इन विषयों को शामिल कर लेते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे सोच सकते हैं सरकार की भूमिका कैसे हो सकती है, लेकिन सरकार स्थानिक विश्लेषण जब करेगी तो यहाँ पे हमें डेटा मिलता है। धर्मशास्त्र की बात करेंगे तो भी डेटा मिलता है, कारण मिलता है। जीव विज्ञान की बात करें तो कारण मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। आप लोगों को बता दिया मैंने, 4-5 शब्द बताए, उन चारों पांचों शब्दों को आप लोग ध्यान रखिएगा। भौतिकी, मनोविज्ञान, सरकार स्थानिक विश्लेषण, धर्मशास्त्र और जीव विज्ञान में कारणों के संदर्भ में घटनाओं की उत्पत्ति की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे इटियोलॉजी कहा जाता है, हेतुकी कहा जाता है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 42 अतीत की भौतिक घटनाओं जिससे संबंधित तथ्य तथा साक्ष्य का अभाव हो, ऐसे में चिकित्सा क्षेत्र के किस प्रभाग की सहायता ली जाती है? बताइए जरा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42 बोलिए। इटियोलॉजी सर। ओके, एटियोलॉजी। इटियोलॉजी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट जवाब हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अतीत की भौतिक जो घटनाओं से संबंधित तथ्य होता है जो साक्ष्य के अभाव में, हालांकि इतिहास में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा स्थिति में कारणों के ज्ञान हेतु इटियोलॉजी की सहायता ली जाती है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसी बीमारी या स्थिति को इटियोलॉजी प्रायः एक से अधिक कारकों को निर्धारित करने के लिए अध्ययन किया जाता है और इसी के माध्यम से बीमारी के कारण को संदर्भित करता है। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। वहीं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे पर 43 पर। कहता है कि प्राचीन समय में किस महामारी से स्थान विशेष का विनाश हुआ और इसका ज्ञान किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 43। हाँ, हेतुकी प्राचीन समय से अगर हम बात करें किस महामारी में स्थान विशेष का विनाश हुआ और इसका ज्ञान कहां से मिलता है? हेतुकी में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा आपका। ऑप्शन नंबर ए, केवल ए सही रहेगा 43 का।
आगे बढ़ेंगे। 44 सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया को मनोविदिलता कहा जाता है, मनोभाजन कहा जाता है, ये बात आप जानते होंगे अच्छे से। सीजोफ्रेनिया गंभीर चिंता और अवसाद की एक विशिष्ट प्रतिक्रिया मानी जाती है। बचपन में ही इसका प्रारंभ होने के बाद या वयस्क होने के बाद भी अधिक प्रभावी भी हो जाती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सीजोफ्रेनिया निम्न में से बताओ क्या है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 44 बोलिए। सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया आप लोग नहीं बता रहे हैं, क्या बात हो गई बताइए, कोई दिक्कत? जी सर। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्या आएगा? ओके। और क्वेश्चन नंबर 44 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पे ना, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, गंभीर चिंता अवसाद की विशिष्ट प्रतिक्रिया मानी जाती है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया यही आपका सही जवाब रहेगा। सीजोफ्रेनिया इज द राइट आंसर। यहाँ पे कुछ पूछना है इसमें पूछ लो, अगर जिनको समझ में नहीं आया हो भाई, अगर पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए। सिजोफ्रेनिया एक प्रकार का मानसिक विकार होता है, मनोविकार इसको बोलते हैं। ये स्थिति की विस्तृत श्रृंखला है जो मनोभाव, सोच और व्यवहार को प्रभावित करती है। याद रखिएगा, इसमें अवसाद, दुश्चिंता, दुध्रुवी विकार इत्यादि चीजें हमें देखने को मिल जाती है सिजोफ्रेनिया में। सिजोफ्रेनिया अगर मैं आपसे कहूं, ये पेपर में भी आप लोगों से आ सकता है, पूछा भी जा सकता है सिजोफ्रेनिया के बारे में, है ना। सिजोफ्रेनिया के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। यहाँ पे सिजोफ्रेनिया एक मानसिक विकार है जो किसी व्यक्ति के विचार और भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करता है। यह तर्क संगत रूप से सोचने और भावनाओं को नियंत्रित करने और निर्णय लेने की क्षमता में महत्वपूर्ण रूप से हस्तक्षेप भी कर सकता है। तो इसके कुछ लक्षण है, जैसे भ्रम हो जाए, मति भ्रम हो जाए, परिवर्तित व्यवहार हो जाए, विचार प्रक्रिया हो जाए, इसको सिजोफ्रेनिया का रूप देते हैं हम लोग। आमतौर पर देखा जाता है 16 से 30 वर्ष के बीच के जो व्यक्ति होते हैं वो सिजोफ्रेनिया। एक पॉइंट आपको मिला, 16 से 30। दूसरी बात अगर हम करें तो लिंग प्रभावित में पुरुष और महिला दोनों, लेकिन पुरुषों में अधिक पाया जाता है सिजोफ्रेनिया मेल में। तीसरी बात करें, शरीर के कौन सा अंग को प्रभावित करता है सिजोफ्रेनिया, तो याद रखिएगा दिमाग। अरे वाह, क्या बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सिजोफ्रेनिया के संबंध में। और यहाँ पे अगर हम बात करें रोजमर्रा की जो गतिविधियां होती है उसमें रुचि लेना, जो है रुचि खो देना, भावनाओं को व्यक्त करने में कम क्षमता दिखाना, ठीक है, जानकारी याद रखना, ये संज्ञानात्मक के अंतर्गत देखने को हमें मिल जाता है सिजोफ्रेनिया में, है ना। बहुत सारे इसके रीजंस भी होते हैं। अगर आप सिजोफ्रेनिया का व्यक्ति मिल गया तो कैसे उसका इलाज करोगे? पहले इतिहास लोगे उसका, फिर नैदानिक परीक्षण करोगे उसका, फिर लैब परीक्षण होगा उसका, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई ब्रेन होता है, अल्कोहल स्क्रीनिंग ब्लड होता है, अल्कोहल स्क्रीनिंग यूरिन होता है, दुर्व्यवहार पैनल की दवाइयाँ भी चलाई जाती है, 9 ड्रग पैनल वाली, है ना, व्यापक। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है सिजोफ्रेनिया में। लैब परीक्षण, इमेजिंग अध्ययन किया जाता है उसको, फिर मनोरोग आधार पर उसका मूल्यांकन कर दोगे आप लोग, ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं हमें देखने को सिजोफ्रेनिया में। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे। 45 कह रहा है कि व्यक्ति की प्रारंभिक जीवन में कभी कभी मानसिक आघात लगते हैं जो उसके भावी जीवन के संपूर्ण व्यक्तित्व और संवेगात्मक विकास को विकृत कर देते हैं। बताओ किसके लक्षण से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 45। बिल्कुल, सिजोफ्रेनिया मनोभाजन दोनों एक ही है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही, मति भ्रम वगैरह को रिप्रेजेंट करता है मनोभाजन, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। संवेगात्मक रूप से देखा जाए तो हम पाते हैं कि मानव जीवन डैश अत्यंत तनाव और संघर्ष की अवस्था होती है। तो युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था। 46 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे किशोरावस्था सर। सबसे ज्यादा अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा चर्चा भी किया था 16 से 30 वाला वर्ष को, तो वहां पे ज्यादातर हम लोग युवावस्था में, किशोरावस्था में देखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को आप चुनाव करिएगा। दूषित प्रौढ़ावस्था का एक प्रमुख कारण बता दीजिए, क्या रीजन हो सकता है? 47 का सही जवाब दूषित प्रौढ़ावस्था। ये उपरोक्त सभी होगा सर। ये कुछ लोग अपनी प्रौढ़ावस्था से आगमन के लिए या तो पर्याप्त जानकारी या तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो प्रौढ़ावस्था को अनेकानेक कारणों से दूषित कर देता है भाई। तो इसमें देखो, मानसिक रोगों से पीड़ित होते हैं व्यक्ति। उदाहरण के तौर पर बात अगर मैं करूं, यदि प्रौढ़ व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने से पहले ही पिता बन जाए तो उसे आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ये बात तो आप जानते हैं, उसको बोलते हैं दूषित प्रौढ़ावस्था। आप ये मान लीजिए कि प्रौढ़ होते ही
या संयुक्त परिवार में पृथक कर दिया जाए, किंतु वह इसके लिए तैयार ना हो तो उसे मानसिक संघर्ष का सामना भी करना पड़ सकता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताओ। इसलिए आप लोग ध्यान रखो कि क्वेश्चन नंबर जो 47 होगा, तो एक तो ये तैयार नहीं है, बात ठीक है, दूसरा आपने उसे अलग कर दिया, तीसरा आपने भाई वो स्वावलंबी से पहले ही जिम्मेदारी उठा लेता है स्वतंत्र बनने से। अभी गांव में बात करें, 18 से 20 साल की उम्र में शादी कर दो जल्दी से, ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 22 चले जाओ, शादी कर दो, लड़का पढ़ रहा है। अब वहीं पर कुछ परिवार ऐसे भी हैं, बच्चों को अलग कर देते हैं शादी करके, और वही प्रक्रिया दूषित प्रौढ़ावस्था का रूप लेती है। फिर संघर्ष वहीं लेता है, फिर वही शब्द ये था। क्वेश्चन सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। और यही बच्चे, यही लोग आपसे फिर एक दिन मुलाकात करने आएंगे एसजीपीजीआई में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। समाज में किसी व्यक्ति को मानसिक रोग उत्पन्न होने के लिए क्या उत्तरदायी माना जाएगा? संस्कृति, संगठन, परंपराएं। तीनों होगा सर। तीनों होगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, तीनों होगा। सिजोफ्रेनिया के संदर्भ में सामाजिक तनाव के अंतर्गत क्या सही है? आपको सही चुनना है, गलत को हटा देना है। पहला, समाज जितना सीधा साधा होगा मानसिक रोग उतने ही कम होंगे। क्या बात है भाई, सवाल बड़ा अच्छा दे दिया इसने। सही है सर ये। बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। समाज भौतिक प्रगति के लिए जितना संघर्षरत होगा, सामाजिक तनाव और संघर्ष उतने अधिक होंगे। बात ये भी ठीक है, गलत नहीं है, दोनों को दोनों सही है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जो मानसिक तनाव और सिजोफ्रेनिया का सृजन करता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 आ गए हैं हम लोग। इसमें ये सभी होगा सर। बिल्कुल, प्रजाति भेदभाव भी होगा, सामाजिक तनाव भी होगा, दूसरी समाज भी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। मनोदशा विकार के अंतर्गत आता क्या क्या चीजें हैं? क्या क्या चीजें आती हैं? बिल्कुल, अगर जब हम बात करते हैं मनोदशा विकार के अंतर्गत सर, तो आप नोट कर लीजिए, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस भी आता है, बायोपोलर मूड डिसऑर्डर भी आता है, मनोदशा विकार, उच्च स्तर पर मानसिक रोगों के जो बुनियादी समूह आते हैं, जिनमें हम उन्माद भी देख सकते हैं। उन्माद का नाम अगर हम बात करें तो उसको बोला जाता है हाइपोमेनिया भी कहा जाता है, उन्माद को ही। और वहीं अगर हम बात करें तो उदास मनोदशाएं भी आ सकती हैं। और वहीं अगर हम लोग आपसे बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं अवसादग्रस्तता विकार, ये भी आ सकता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। मैनिक डिप्रेसिव को भी लिख लीजिएगा, बायोपोलर मूड डिसऑर्डर भी लिख लीजिएगा, ये भी आपका सही रहेगा। अब ध्यान से सुनिए, आगे बढ़िए। नैदानिक अवसाद का मतलब क्या बन सकता है? नैदानिक अवसाद, अवसाद का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? डिप्रेशन होता है, जानते हैं ना आप लोग? डिप्रेशन वाले कितने लोग व्यक्ति को देखे, बताओ जरा। अवसाद वाले व्यक्ति को देखे हैं आप? यस सर। अवसाद लो इंटरेस्ट वर्क होगा सर, डिप्रेशन, काम, नींद कम आती है, ज्यादा सोचते हैं, चिंतित रहते हैं। अच्छा, आप लोगों में से किसी को अवसाद हुआ है? आता है। अच्छा, किस तो है, लेकिन आदमी उतना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। लगभग सभी को होता है सर। हाँ, माइल्ड से मॉडरेट होता है, सीवियर नहीं सर। चलो अब आप सुनो मेरी बात। देखो, अवसाद मतलब डिप्रेशन, ऐसे केसेस बहुत मिलेंगे आप लोगों को। मैं आपको बताऊं, दिन भर और खासकर सुबह के समय उदास रहेंगे, लगभग हर दिन थकावट और कमजोरी ही महसूस करेंगे, स्वयं को अयोग्य और दोषी मानने लगेंगे, एकाग्र रहने, फैसला लेने में बहुत कठिनाई होगी इनको, लगभग हर रोज बहुत अधिक और बहुत कम सोना वो पसंद भी करेंगे, सारी गतिविधियों में निरसता आती रहती है, मतलब मंदता आती रहती है, बार बार मृत्यु, आत्महत्या जैसा विचार आता है, बेचैनी और आलस्य महसूस करते हैं, अचानक से वजन का बढ़ जाना या अचानक से वजन का कम हो जाना, ये बेसिकली डिप्रेशन का एक लक्षण दिखाने लगता है, अवसाद का एक लक्षण दिखाने लगता है। डिप्रेशन से दूर करने के लिए अच्छे मनोचिकित्सक परामर्श की जरूरत पड़ती है, आप जैसे सोशल वर्कर की जरूरत है। और इस समस्या अच्छे से समझने की कोशिश करें कि इसके लिए अपने चिकित्सक से ही सलाह लें, किसी अन्य लोगों से थोड़ी ना, कि कोई बैठ गया बिना मेडिकल सोशल वर्क किया, अरे ऐसे फालतू में काहे टेंशन ले रहे, एक गई कल फिर दूसरी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। हाँ, ऐसे होते ना बोलने वाले, खुद के लिए अप्राय लक्ष्य ना बनाएं, सुबह शाम टहलने जाएं, अपने आप को काम में व्यस्त रखें, उदासी भरे जो गाने सुनते हैं उसको बंद करवा दें,
है ना, उसको ना सुने उदासी भरे गाने। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखने वाली बातें हैं। ये से बहुत केसेस मिलते हैं और मिलेंगे भी आप लोगों को। गरिमा मैम को तो पता भी होगा। 52 देखिए जरा एक बार, है ना। गरिमा मैम क्योंकि हॉस्पिटल में है इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई कि उनको पास केसेस आते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 की अगर मैं बात करूँ तो इसका सही जवाब बताइए जरा, क्या होना चाहिए? होगा प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार से। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 53, यूरोप में किए गए जो महामारी विज्ञान था उसके अध्ययन से पता चला कि विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है अवसादग्रस्त विकार से त्रस्त है, बताइए जरा। क्वेश्चन नहीं, आपका ये जो यूरोप में पाया गया था ना 8.5%, ये फैक्ट आ गया है। बट भारत से पूछा जाएगा अगर यहाँ से तो कोई सवाल ही नहीं बनेगा, इसको छोड़ दो। हाँ, ये बन सकता है 54। विश्व भर में मानसिक विकारों से ग्रसित बच्चों की कुल जनसंख्या अनुपात कितना होगा, ये प्रश्न बन सकता है 54। 20%। हाँ, 10 से 20%, ये सही है, 10 से 20%। बात करें एक दैहिक विकार का लक्षण जो वास्तव में मानसिक विकार को प्रकट रूप से है को डैश कहा जाता है, बताओ क्या? 55। सर ए सोमाटोफॉर्म सर। सोमैटोफॉर्म, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत अच्छा। सोमैटोफॉर्म इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में आप थोड़ा समझो, ये मनोदैहिक विकार बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है? मनोदैहिक विकार बोला जाता है। पता है ये क्या है? ये एक सोमैटोफॉर्म ऐसा विकार जाना जाता है, इसको कहा जाता है, ये आप ये समझ लीजिए कि एक मानसिक विकार है ये, जहां शारीरिक लक्षण के रूप में प्रकट होगा और ये बीमारी और चोट की सूचना देगा और सामान्य चिकित्सा स्थिति के द्वारा इसको समझाया ही नहीं जा सकता है। ये इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप सब लोग। यह प्रत्यक्ष प्रभाव अन्य मानसिक विकार के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। तो ये जो सोमैटोफॉर्म विकार है ये बेसिकली सोमाइटाइजेशन डिसऑर्डर और अनिर्धारित सोमैटोफॉर्म विकार में विभाजित हो जाता है। इसलिए यहाँ पे शारीरिक लक्षण के रूप में प्रकट होगा ये, और ये बीमारी और चोट को सूचना के रूप में बताता है, और यही कहा जाता है क्या? सोमैटोफॉर्म। वास्तव में मानसिक विकार का प्रकट रूप से ही इसको रिप्रेजेंट करता है सोमैटो विकार, सोमैटोफॉर्म विकार। ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट रहेगा यहाँ पर। बाकी सिस्टोलॉजी और एटियोलॉजी और जो है जूलॉजिकल डिसऑर्डर ये सब नहीं आएंगे। आप ध्यान रखिएगा, जब मनोदैहिक जहाँ पे दैहिक विकार हो वो सोमैटोफॉर्म सोचना, और फिर मानसिक विकार की बात करें तो आप समझ ही जाना कि ये उसी से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कोई मानसिक विकार तो बेसिकली हम कहते हैं कि इसमें वो चीज़ें तथ्य नहीं मिलता है, परंतु शारीरिक लक्षण के आधार पर जब प्रकट होता है तो वो बीमारी या तो चोट की सूचना देने लगता है तो प्रकट हो जाता है सोमैटोफॉर्म, तब हमें पता चल जाता है उस चीज़ को। आगे बढ़िए जरा। दैहिक विकार लक्षण और सोमैटोफॉर्म के अंतर्गत आता है, बताओ क्या? कौन सी बीमारी? स्नायुविक चिकित्सा श्रेणी, हृदय चिकित्सा और जठरांत चिकित्सा। ये सभी आएंगे सर। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं ना, यहाँ पे सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही रहेगा। ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की, एक अनुमान के अनुसार यूएसए ने 2.7 मिलियन बच्चों मानसिक विकार से ग्रसित कुल जनसंख्या का अनुपात डैश है, बताइए कितना? बोल दीजिए। 13%। कितना है? 13%। हाँ, 13%। याद रखिएगा, ये भी सवाल आप लोगों के लिए हो सकता है बनाया जाए यूएसए के संबंध में, क्योंकि विश्व का पूछा है इतिहास आपके पेपर में। सिलेबस यूनिट नंबर 9 देखोगे ना तो मिलेगा, तो इसलिए हो सकता है ये सा बना दे सवाल। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर मनोदशा विकार के अंतर्गत आता क्या क्या है? शायद आप लोगों ने इसे क्वेश्चन देख लिया, रिपीट हो गया है आई थिंक। तो ये उन्माद भी है, उदास भी है, अवसाद भी है। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, तीनों सही रहेगा। बात करेंगे 59, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी और या बीमारियों के तनाव से उत्पन्न नहीं माना जाता? देखो, बीमारी से तनाव से उत्पन्न नहीं माना जाता, 59 है, नहीं माना जाता है। मेनिंजाइटिस तो ठीक है, मिनी माता भी है। और मेरी माता 2 और 4 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये हाँ, ये देखो बीमारियों का तनाव से उत्पन्न नहीं माना जाता है। बीमारी इसने पूछा था बीमारी से तनाव के संबंध में, है ना, तो यही करेक्ट जवाब होगा आपका, मिनी माता और आपका मेनिंजाइटिस। हाँ, बढ़िया, यही सही रहेगा आपका, यही आपका करेक्ट जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 भी देखिए, मानसिक बीमारी वाले बच्चों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, बताइए किन सामना किसका?
ये सभी को करना पड़ सकता बिल्कुल, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन जो है उल्लंघन का कलंक हो जाए, अलगाव या भेदभाव हो जाए, फिर शिक्षा सुविधाओं के पहुंच की कमी हो जाए, बिल्कुल सही हो जाएगा डी वाला। भारत में मानसिक बीमार और मानसिक अस्वस्थता के ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों को शासित करने वाले अधिनियम कौन से? बहुत बढ़िया सवाल भाई साहब। मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में अधिनियम है और इसको ध्यान रख लीजिएगा, 2-3 लाइन बताऊंगा और अच्छा से बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ए सर ए। देखो, एक तो मानसिक स्वास्थ्य तो है मैम, राष्ट्रीय कल्याण और ट्रस्ट अधिनियम भी है, आपका दोनों माना जाएगा, इसलिए सी करेक्ट रहेगा। ध्यान रखिए, देखो मानसिक बीमार और मानसिक अवसादग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों को शासित करने के लिए 2 ही अधिनियम बनाए गए थे सर। एक अधिनियम बनाया गया था मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम जो 1987 का था, और एक अधिनियम बनाया गया था राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट अधिनियम जो 1999 का था। ये दोनों अधिनियम जो थे वो दंडाधिकार के स्थानीय स्तर पर समिति जैसा ही काम करती थी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो 1987 वाला है, इसमें धारा 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 और 28 इनके अंतर्गत ना ग्रहण आदेश और विचार करने हेतु कोई आवेदन डाला गया है और उसमें अपना पैनल अधिवक्ता नियुक्त करे, अपना ही पैनल के अधिवक्ता को नियुक्त करे। बट आप ये केवल याद रख लीजिए कि इस अधिनियम में ये बताया गया है कि विधिक सेवा संस्थान का कर्तव्य होगा कि वह न्यायालय में जहां मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 है उसी में विचार करने हेतु कोई आवेदन डाला गया हो, कोई आवेदन डाला गया हो। तो इसके अंतर्गत मामलों पर यह भी नजर रखा जाएगा कि उपचारिक रोगी और मनोचिकित्सक अस्पताल, भवन, सुविधा केंद्र में चूक से भी ना रह जाए। संस्था के रोगी को ठीक होते ही उसकी रिहाई के लिए आवेदन डाला जाएगा या डालना चाहिए, ऐसी बात आपको 1987 के अंतर्गत बात कही गई है। कल्याण के संबंध में आपको मालूम है, जहां पे आपको व्यक्ति को क्या करना है, उसको जो समस्याएं हैं उसका निजात दिलाना है, उसको समाज की मुख्य धारा जोड़ना, ये ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा। तो ये 2 एक्ट थे, दोनों के आप ध्यान रखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में थे। ये बात करेंगे किस प्रावधान के अंतर्गत कहा गया कि सभी विधिक सेवा संस्थान उन सभी मामलों पर नजर रखेगा जिसमें कोई भी उपचारित रोगी मनोचिकित्सक अस्पताल, भवन, सुविधा केंद्र से चूक से भी ना रह जाए। ऐसी बात बता दीजिए कौन सी धारा में है? मैंने अभी पढ़ाया है, अभी आपको बताया भी है, अभी बोला है। 62 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, धारा नंबर 20। यही बात धारा नंबर 20 में कही गई है। धारा नंबर 20 बात करें अभी कि क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है 63, कह रहा है कि बचपन में करंट लगने से शेष जीवन में बिजली से डरता। बहुत बढ़िया सवाल आईएमपी। मैडम थोड़ा सा ध्यान दे दो, इधर भी। प्रारंभिक आघात होगा सर, मानसिक आघात। ओके 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 ओके, यहाँ पे आपका जवाब आया है कि आप कहना चाहते हैं कि कब बचपन में करंट लगने से शेष बिजली से डर जाना, आवश्यक मात्रा में निर्देशन न प्रदान करना, संवेगों का अनिश्चित तथा अनियमित हो जाना, आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने से पूर्ण ही पिता बन जाना। तो दोस्त ये हो जाएगा, यही था ना सर? ए होगा इसका आंसर। देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। अगर जब आपने डी को 4 आप जानते हो, आपको मालूम है, तो आप कह सकते हो ए ही है। और बचपन में करंट लगने से शेष जीवन बिजली भर डरता है तो वो दोषपूर्ण किशोरावस्था हो जाता है। और आवश्यक मात्रा में निर्देशन ना प्रदान किया जाए तो प्रारंभिक वंचन हो जाएगा। संवेगों का अनिश्चित तथा अनियमित हो जाए तो वो प्रारंभिक मानसिक आघात हो जाता है। यही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अभी आपको इनमें से सबसे ज्यादा ये था कि डी वाला आपको पता था, क्योंकि मैंने अभी आपको क्लियर करवाया था, ये उसी प्रकार के प्रश्न था। तो आप डायरेक्ट भी इस तरीके से जा सकते थे कि क्योंकि डी ऑप्शन में आप देखेंगे तो 4 मैच हो रहा था, इसलिए हमने इसको करेक्ट मान लिया था। आगे बढ़िए, एक तरफ आपका आ गया प्रविधियां मेडिकल सोशल वर्क की, जरा इसको बताइए 64 का। अगर मैं 64 की बात करूं तो आप ध्यान रखिएगा, अंगीकरण का मतलब होता है व्यवसाय सीमा के अंतर्गत आत्मीयतापूर्ण संबंध स्थापित कर लेना। वहीं सामान्यकरण की बात करता हूं तो कार्यकारण संबंधों के मध्य अंतर संबंध स्थापित करते हुए सेवार्थी के सम्मुख स्पष्ट कर देना। वहीं अगर हम बात करें सरलीकरण को तो भ्रम और अज्ञानता के कारण रोग की विशिष्ट समझाना। तदात्मीकरण की बात करें तो रोगी के प्रमुख समस्या का अंश को चुनकर उसका समाधान करना तदात्मीकरण का पार्ट बन जाता है। तो ए का आप यहाँ पे 2 मिला दीजिए तो आपका ऑप्शन नंबर यहां पर जो मिल जाएगा वो बी मिल जाएगा। 64 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ही सही माना जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट
कह रहा है आपके सामने कि समाज के मूलभूत आपराधिक कार्यों पर आधारित, फिर आस पड़ोस के अनैतिक परिवारों का होना, फिर समाज के अनवरत युद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न भय, शासक वर्ग और विभिन्न प्रजातियों के मध्य भेद भाव। तो इसका सही जवाब आपको अगर बताना है तो क्या बताना चाहेंगे? यहाँ पे जो दूषित समाज है ना, ये मैच करेगा आपका शासक वर्ग से। अब आप देख लीजिए, तीन डी का 3 में एक तो ये है और एक ये है, तो या तो आपका यहाँ पे सी होगा या तो आपका बी होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, समाज के मूलभूत आपराधिक कार्यों के लेकर अगर हम बात करें तो प्रजाति भेदभाव हो जाएगा, और अगर आस पड़ोस के अनैतिक परिवारों का होना की बात करें तो ये युद्ध या युद्ध का भय हो जाएगा, और अनवरत युद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न भय की अगर हम बात करें तो ये दूषित, सॉरी हाँ ये दूषित क्या हो जाएगा? दूषित। बी का सर 1 होगा। कौन सा होगा? कौन सा होगा मैम? भाई डी का 1। डी का 1 होगा। गलत गलत गलत। शासक वर्ग की प्रजातियों को मध्य में भेदभाव कहेगा शासक वर्ग, तो समाज दूषित समाज है ये तो। और कौन समाज दूषित हो सकता है? प्रजातीय भेदभाव होगा ना सर, डी के सामने दूसरा होगा सर। डी के सामने दूसरा प्रजाति भेदभाव। मैं कह रहा हूं कि अगर शासक वर्ग के द्वारा विभिन्न प्रजातियों का मध्य भेदभाव होगा तो क्या कहेंगे? प्रजाति भेदभाव कहेंगे इसको, ये कह रहे हैं आप? नहीं, ये दूषित समाज है आपका, ये दूषित समाज है सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा आपका, यहाँ पे बी सही रहेगा आपका, बी। निम्नलिखित में से विचार करो कि भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1937 में मनोचिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, फिर मैं भी सही कह लेता हूँ। फिर कहता हूँ कि 1950 में बताइए टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस स्नातकोत्तर स्तर पर मनोचिकित्सकीय समाज कार्य प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर मनोचिकित्सकीय प्रशिक्षण के संबंध में संस्थान हैदराबाद दिल्ली में है। गलत है। कहाँ सही है सर? गलत है। हाँ, 1 और 2 सही है। प्रश्न रिपीट थे कल की तरह। क्वेश्चन नंबर 67 में की कथन पर विचार करिए। पुनर्वास के अंतर्गत रोगी का असाध्य रोगों से अपनी देखभाल में सक्षम बनाकर उन्हें किसी कार्य में व्यस्त कर दिया जाए। ठीक तो है, ये सही तो है। ये प्रश्न तो कल रिपीट तो हुआ था मेरे समझ से, ये सही। अच्छा एक मिनट, पुनर्वास के अंतर्गत रोगी के असाध्य रोगों से अपनी देखभाल में सक्षम बनाकर उन्हें किसी कार्य में व्यस्त कर देना, ये थोड़ी ना होगा। ये सही है क्या? बोलो आप, सही है या गलत? गलत है, अपनी देखभाल बोल रहा है। अरे मैडम, पुनर्वास के अंतर्गत रोगी को असाध्य रोगों से अपनी देखभाल में, अपनी देखभाल के मतलब ये थोड़ी कि अपना केयर टेकर कर रहा है, अपने अंडर की जो लोग आ रहे हैं, जो लोग रोगी आ रहे हैं उनकी बात सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, अपनी देखभाल के लिए सोच रहे थे, अपना देखभाल करने लगा वो। अरे ऐसा थोड़ी हो सकता कभी। तो स्वयं देखभाल करेगा सर। हाँ, अपने देखभाल की बात आपकी कभी बातें नहीं होगी। आपको सरकार पैसे देगी, अपने बारे में थोड़ी दूसरे के बारे में देगी। मानसिक आरोग्यता अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में है, तो ठीक है। भारत में मानसिक चिकित्सालय का बहुतायत पाया जाता है, ये भी ठीक है, सही तो है सभी, डी करेक्ट। निम्नलिखित विचार करिए निम्नलिखित कथनों पर कि मनोचिकित्सकीय समाज कार्य की परिभाषा अमेरिका के द्वारा दी गई थी। ठीक है, हाँ भाई। और मनोचिकित्सकीय समाज कार्य की एक विशिष्ट शाखा, ये भी ठीक है कि नहीं? और अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर कि समाज कार्य की एक शाखा जो है मनोचिकित्सा विज्ञान से है, तो ये भी ठीक है भाई, ठीक तो है, सारे के सारे सही है। फिर कह रहा है 69 में कि 1913 में बोस्टन साइकोपैथिक चिकित्सालय के निदेशक पद पर सू मैरी गैरेट की नियुक्ति की गई थी, निदेशक पद पर। बात तो ठीक है, सही है। 1926 में मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता जो चिकित्सालय थे वो मानसिक स्वच्छता और बाल निर्देशन क्लिनिक पर कार्य कर रहा था, ये भी आपका ठीक है कि नहीं? और 1905 में मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल समाज सेवा विभाग की भी स्थापना की गई थी। तो बताइए 69 का सही जवाब क्या होना चाहिए? ये प्रश्न कल का रिपीट हो रहा है ना। चलो 30 सवाल और है, 30 सवाल और है, कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। ये भी निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए जरा एक बार। निर्वचन के अंतर्गत कार्यकर्ता अस्पष्ट तथ्यों पर विचार करता है, गलत या सत्य? बताइए। 70
सर गलत गलत है। फिर बताइए, अंगीकरण के अंतर्गत रोगी के प्रमुख समस्याओं को चुनकर उसके समाधान का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल सत्य है। कार्यकर्ता के सेवार्थी की वस्तुनिष्ठता समुचित विश्लेषण का संबल होता है। वस्तुनिष्ठ तथा समुचित विश्लेषण गलत होगा, है ना। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर केवल बी सही रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 71, रोगी की या रोग की प्रकृति और उसके प्रभाव को रोगियों तथा उसके विचारों को स्पष्ट करता है। 71 मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बिल्कुल सही है। रोगियों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानीय संसाधनों को जुटाना भी पड़ता है, ये भी सत्य है। रोगी की पुनर्वास हेतु परिवार के साथ योजना भी बनाना होता है, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही रह जाएगा। और परिवार के साथ नहीं बनाते योजना। पुनर्वास हेतु उनके परिवार के साथ बेहतर क्यों नहीं योजना बनाएंगे मैडम। मैं कह रहा हूँ अगर आप कोई काम करते हैं तो बिना परिवार की काउंसलिंग के कैसे काम चलेगा। परिवार तो मुख्य है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, अगर परिवार ही नहीं होगा तो फिर काम तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे अच्छे से। परिवार के साथ तो काम करना पड़ेगा आपको, तभी तो पता चलेगा कि उसमें कितना इम्प्रूव हो रहा है, कितना इम्प्रूव नहीं हो रहा है, उनका डेटा घर पे कैसे कर रहा है, किससे परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बनाना पड़ेगा आपका। सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा यहाँ पे, है ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो जरा। पुनर्सत्तावना के अंतर्गत सेवार्थियों को बार बार सत्तावना देकर आश्वस्त कराते हो, ठीक है क्या? ठीक है, सही है, सही है। तदात्मीकरण के अंतर्गत जो है सेवार्थी कार्यकर्ता जो है सेवार्थी के साथ आत्मीय पूर्ण संबंध स्थापित करेगा और भावनाओं और अभिवृत्तियों के साथ तदात्म्य स्थापित कर लेगा तदात्मीकरण में। हो चुका है सर। अब बताओ, अभी कर रहा, एक मिनट रुको, ये भी सही हो जाएगा। रोगी की समस्या के स्रोत पर्यावरण से अप्रभावी होता है, ये भी सत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं इस पेपर हो चुका है इसका कंप्लीट। क्या नाम है, अर्चनोफोबिया किससे होता है? मकड़ियों से डर होता, मकड़ियों से, मकड़ी से। एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया तो ऊंचाई से होता है मैम, और एरोफोबिया जो होता है वो उड़ान से होता है। बस इतना काफी है, आगे बढ़ेंगे। इतना तो आप लोगों ने नोट कर लिया। पीरोफोबिया पीरोफोबिया। कौन सा फोबिया? एक तो पीरोफोबिया। एरोफोबिया। पीराफोबिया, पीरोफोबिया यस सर। किस तरह तो नहीं हमें मालूम हो सका। देख लो आप एक बार यूट्यूब तो उस पर देख लो, है ना, आप देख लो उसमें एक बार, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और दो तीन चीज़ें और नोट कर लीजिए आप लोग। एक देखिए, एक मिलन जो है एक मिलनकोलिया होता है। मिलनकोलिया को किस नाम से जाना जाता है? मिलनकोलिया, आप यहाँ पे नोट करिए, मिलनकोलिया। डिप्रेशन को मिलन को डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। हाँ ठीक है, अवसाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और जो मनोभ्रम है वो क्या होता है? मनोभ्रम, मनोभ्रम, इसकी मनोभ्रम से हेलुसिनेशन। मनोभ्रम, हाँ सर, विभ्रम। मनोभ्रम जो होता है तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्या होती है। मनोभ्रम तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र से, हाँ तंत्रिका तंत्र से। इसको नोट करिए। एक किताब का नाम नोट करिए यहाँ पे, अप्रोच टू मेंटल हेल्थ, अप्रोच टू मेंटल हेल्थ एंड इलनेस, एंड इलनेस, नोट कर लिया? आप नाम लिख लिया, हार्विज एंड सिकिड, सिकिड, नोट कर लो। हो गया। तनाव कितने प्रकार का होता है? तनाव, टेंशन, अवसाद, कितने प्रकार का होता है तनाव? दो। सर 3 प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन से? सर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। नहीं, तनाव मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं मैम। 2 प्रकार के। एक यूट्रेस होगा, जो है यूस्ट्रेस होगा, वो बेसिकली आपका नकारात्मक तनाव दे, सकारात्मक तनाव देगा, और एक होगा डिस्ट्रेस होगा जो नकारात्मक तनाव देगा। एक यूस्ट्रेस ये आपका होगा सकारात्मक में, और एक आपका होगा डिस्ट्रेस नकारात्मक में। दो टाइप के होते हैं।
है ना, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, ठीक है ना, स्पष्ट हो गया। यस सर। बताइए, आगे बढ़िए। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? दिवस सर। राष्ट्रीय युवा दिवस। ओके ओके। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस। महिला दिवस। वेरी गुड। 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। मजदूर दिवस। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी दिवस सर। वृद्ध दिवस। और वृद्धजन दिवस। वृद्ध दिवस, हाँ हाँ। कैंसर दिवस। अरे जो बता रहा हूँ इसको तो कर लो पहले। 14 जो है, क्या बता रहा था मैं? 14 नवंबर को बाल दिवस। राष्ट्रीय बाल दिवस। 20 नवंबर को 20 नवंबर को बताओ, नहीं मालूम? 20 नवंबर को इतना फेमस अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। हाँ। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस में 24 जनवरी को। और 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। हाँ, ये सही जवाब आया। 4 फरवरी को कैंसर दिवस। 4 फरवरी को कैंसर दिवस। हो गया? बोलो, हो गया? अरे क्या रह गया? लो देख लो स्क्रीन पर। कैंसर दिवस 4 फरवरी। 4 फरवरी, हाँ। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है भाई? सर अक्टूबर ही में होगा। नहीं, 19 फरवरी, 19 नवंबर। 19 नवंबर। आगे बढ़िए, आगे आइए, इधर आइए। क्लियर हुआ इतना? सर 2 फरवरी को क्या बताते? आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि 12 मई सर। 12 मई। 12 मई ये सब एग्जाम में नहीं आने वाला है। क्या है ना, जो आपके मेडिकल सोशल वर्क से संबंधित होगा वो आप पढ़ो बस, है ना। बस इतना सारा याद करने लगोगे फिर तो यादें करते रह जाएंगे हम सारा। चलो आगे देखें अब, आगे पढ़ें, आगे चलें। हाँ, बोलो आगे बढ़ें। बाकी अगर जी सर। हाँ 12 मई का अगर आप उससे होते ना, क्या नाम है, नर्स वाले से होते तो आपको बताता 12 मई की नर्स दिवस। देखो नोट करो, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष 1999। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष दिवस। बाल वर्ष, बाल वर्ष ध्यान रखिएगा 1974। अभी ध्यान रखने वाली बात है, आप सॉरी 1974 कह रहा हूँ, 1979। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष जी, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1979 को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष घोषित किया था, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात और यहाँ पे ऑब्लिक करके लिखिएगा, सबसे पहले सन 1954 में 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया गया था। हाँ हाँ, सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया गया था। सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया गया था।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपका। बाकी 1979 वाला याद रखो, ये कई कई बार एग्जाम में पूछा गया है 1979। आगे बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष, युवा वर्ष 1985 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975। अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष 1994। 1994। विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। 15 मई को। 15 मई को। वृद्ध लोगों का अगर अध्ययन करोगे तो क्या बोलोगे जी? सर 15 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व परिवार दिवस सर, विश्व परिवार दिवस। राष्ट्रीय ना। हाँ वही वही, अंतरराष्ट्रीय विश्व एक ही होता सर। अच्छा ये बताइए जरा। 1994 सर। 1994 जी, 1994। ये 94 में क्या है? 15 मई। खाली 15 नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, कंफ्यूज मत होइए। देखिए, अंतरराष्ट्रीय परिवार वर्ष 1994 है और 15 मई विश्व परिवार दिवस है, विश्व परिवार दिवस है। और ये 1996 से मनाया जा रहा है 15 मई को। चलो अब हो गया स्पष्ट, आगे बढ़िए। वृद्ध लोगों का अध्ययन करोगे तो क्या बोलोगे? ठीक है भाई, जरा विज्ञान बोल दूं? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर मनाता है, ठीक है। पता, एक बुक आई थी एजिंग, सबसे पहली बुक आई थी एजिंग, एजिंग बुक आई थी एक सबसे पहले। और यह बुक जो लिखी थी फिलिपन सी ने लिखा था, फिलिप सन सी ने लिखा था जी जी। जी फिलिपन्स सी, एजिंग बुक थी, एजिंग हो गया। चलो दो चीज और लिखो नीचे। एक चीज लिखो आप लोग कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। सर दोबारा बोल दीजिए। हाँ, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, सीनियर सिटीजन एक्ट 2017। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, उसी के नीचे लिख लीजिए वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017। चलो क्लियर हो गया? यस। चलो बहुत बढ़िया है भाई, बहुत अच्छी बात है अगर स्पष्ट हो गया। याद रखिएगा आप सभी लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम सब के लिए यहाँ पर, है ना, ध्यान देने वाली बातें हैं। RPWD एक्ट कब आया था? RPWD एक्ट कब आया था? 2016 में। सर 2016 में। कितने टाइप की डिसेबिलिटी है? 22 तरह की है। 21 टाइप की, 21 टाइप की। 21 टाइप की सर। हाँ 21 टाइप की है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, है ना। निःशक्त व्यक्ति के अधिकार अधिनियम 2016 में कुल टोटल 21 टाइप की डिसेबिलिटी बात की गई थी। बताइए जरा, भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति कब आई थी? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 2006 में आई थी, 2006 में आई थी। आ जाए, आवाज नहीं आ रही है, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। अरे भाई कहा रहा हूं कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत में जो है राष्ट्रीय नीति जो है 2006 में लाई गई थी, 2006 में लाई गई थी। हुआ क्लियर? बोलो। चल
आगे बढ़िए, आ जाइए। आइए इधर देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य के बारे में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हेल्थ और पॉलिसीज एंड प्रोग्राम से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से जब भी कभी प्रश्न में, पेपर में अगर सवाल वगैरह पूछे कि भाई हेल्थ एंड हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में आपसे कभी सवाल पूछे कि भाई स्वास्थ्य बोलते किसको हैं, मैं आप लोगों को ज़्यादा अगर पीडीएफ पढ़ाने लगूंगा तो एक एक शब्दों के बारे में बताना पड़ेगा, लंबा चला जाएगा। इसलिए अब इस समय हम लोगों को केवल कीवर्ड्स को ध्यान रखना है और इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखना है। सारा बताऊंगा, टेंशन ना ले आप लोग, केवल आप कॉपी पर एक एक शब्द लिखें, उसी तरीके से समझते जाएं। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई पूछे आपसे स्वास्थ्य किसे कहते हैं, हालांकि मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, आपका नाम तुरंत आता है, आपके मन में तुरंत एक बात आती है कि भाई स्वस्थ शरीर, मस्तिष्क अथवा आत्मा से दृढ़, विशेषकर शारीरिक रोग अथवा दर्द से मुक्त होने की जो अवस्था है वो बेसिकली स्वस्थ को रिप्रेजेंट करता है। यार इतना फोन भी आ रहा है, एक मिनट। जब हम पूछते हैं या कोई पूछता है आपसे तो आप क्या बताते हो? आप यही कहते हो ना कि स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ मानसिक और शारीरिक दृढ़ता की वह अवस्था है जिसके कारण शरीर के कार्य समय पर और प्रभावी रूप से क्या होते हैं, निष्पादित होते हैं, उससे हम लोग स्वस्थ कहते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो, या तो आप ये कह लीजिए कि मस्तिष्क और आत्मा से दृढ़, विशेषकर शारीरिक रोग और दर्द से मुक्त होने की जो अवस्था वो स्वस्थ है, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो यहाँ आपसे स्वास्थ्य के संबंध में अगर आपसे प्रश्न बढ़ाए कि स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व क्या क्या हो सकता है, भाई स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व की जब बात होती है तो स्वास्थ्य के संबंध में 4 कंपोनेंट आते हैं। स्वास्थ्य के कंपोनेंट में आपसे अगर पूछे कि स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व बताइए, तो आपका जवाब केवल 4 होना चाहिए, और उन चारों का नाम अगर आपको मैं बता दूं तो शायद आपके लिए सबसे अच्छा होगा। आप कहिएगा व्यक्तिगत एक होता है सर, और दूसरा आप बताइएगा कि सामुदायिक होता है सर, तीसरा आप लोग बताइएगा राष्ट्रीय होता है, और चौथा आप बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो ये 4 बातें आपको यहाँ पे स्वास्थ्य उत्तरदायित्व के रूप में आपको देखना होगा। मैं एक एक लाइन में सबकी परिभाषा बता देता हूँ। केवल व्यक्तिगत में आप क्या सोचते होंगे? व्यक्तिगत में व्यक्ति को स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति अगर सचेत रहता है, उसे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के रूप में हम जानते हैं। वहीं जब हम सामुदायिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो हमारे समझ में आता है कि समुदाय में जब हम सहयोग के माध्यम से लोगों को, एक सामूहिक प्रयास के माध्यम से हम लोगों को स्वास्थ्य के बारे में या कोई ऐसी गतिविधि के बारे में या नैतिक सहमति के बारे में या श्रम शक्ति सुविधा के बारे में या फंड के बारे में कोई चीज अगर उपलब्ध कराते हैं, बात रहेगी समुदाय और स्वास्थ्य की गतिविधि के रूप में, तो वह भी आपका सामुदायिक उत्तरदायित्व बन जाता है। समुदाय द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकतम उपयोग किया जाता है। समुदाय के द्वारा स्वास्थ्य के रूप में सेवा की बात करूं तो अधिकतम से ज्यादा यूज किया जाता है, यह आपका सामुदायिक स्वास्थ्य बन जाता है। बात आती है राष्ट्रीय लेवल पर। जब राष्ट्रीय लोक कल्याणकारी राज्य का एक विषय माना जाता है, जब समुदाय के स्वास्थ्य और कल्याण का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय सरकार का हो, तो स्वास्थ्य को व्यक्तिगत और समुदाय का कर्तव्य मानकर कोई भी राष्ट्र अपने नागरिक उत्तरदायित्व की अपेक्षा नहीं कर सकता। तो मैं आपको बता दूं, इसमें बेसिकली संविधान में स्वास्थ्य को समवर्ती विषय में मानते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को नागरिक के स्वास्थ्य हेतु उत्तरदायित्व माना है। तो आपको एक प्रश्न फैक्ट के रूप में मान सकता है, पूछ सकता है कि समवर्ती विषय में स्वास्थ्य को रखा गया है कि नहीं रखा गया है, तो इसलिए आप उसको वहां पे रख लीजिएगा। एक आता है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य उत्तरदायित्व। तो यहाँ पे वर्तमान में जो नागरिक हैं, उन नागरिकों के स्वास्थ्य हेतु राष्ट्रों के मध्य सहयोग अपरिहार्य होता है। तो WHO की भूमिका यहाँ पे आती है। स्वास्थ्य एजेंसी इस उत्तरदायित्व का कुशलता पूर्वक निर्वहन कर रहा होता है। तो स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति में सतत रूप से यह क्या होता है, एक्टिव होता है। तो कार्यक्रम और समन्वयकारी और संस्था के रूप में जब जोड़कर लोगों को एक सामुदायिक स्वास्थ्य के माध्यम से जोड़ता है, तो हमारा वो अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व होता है। तो 4 उत्तरदायित्व हैं, इन चारों के बारे में आप इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य के संबंध में कुछ नीतियां चलाई गई।
अब आपको मैं बता देता हूं, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा कि वर्तमान में अगर मैं स्वास्थ्य के संबंध में नीतियों पर चर्चा करूं तो आप ध्यान दीजिएगा, एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है। इसकी 2005 हाँ 12 अप्रैल 2005 2005 नाम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राज्य और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य भी शहरी जनसंख्या स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की देखभाल करता है। ग्रामीण में अगर हम बात करते हैं तो परिवार का सुलभ, गुणवत्ता, उत्तरदायित्व, निर्धनता इत्यादि चीजों पर भी बातचीत करता रहता है। सन 1952 में 1952 में एक एक पॉइंट लिखिए, जब जहां बोलूं वहां पे लिख लीजिए। भारत में विश्व का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप स्तर पर जनसंख्या को स्थिर करने के लिए जन्म दरों को कम करने का प्रावधान की बात किया। वह पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम कब बनाया गया था? तो 1952 में किया गया था, 1952 में किया गया था। भारत ने विश्व का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। उसके बाद आप एक चीज और लिख लीजिएगा कि एकीकृत रोग निगरानी के परियोजना की शुरुआत हुई और विश्व बैंक के सहयोग से नवंबर 2004 में इसको शुरुआत किया गया। नवंबर 2004 की अगर बात करें तो याद रखिएगा, एकीकृत रोग निगरानी परियोजना की शुरुआत हुई जिसमें सहयोग भूमिका अगर कोई निभाया है तो वो विश्व बैंक ने निभाया है, विश्व बैंक ने निभाया। सर एकीकृत क्या था? एकीकृत रोग निगरानी आगे बढ़िए। अब आके अगर हम बात करें तो इसी स्वास्थ्य नीति में जी सन 2004, इसी में अगर हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के लागू होने के 15 वर्ष बाद, अब 2002 में 15 जोड़ोगे तो 2017 हो जाता है। बात सही है, आप जानते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे 2002 से पहले भी तो एक सही होगी, 1983 वाली। भाई आपको तो इसके बारे में पता होना चाहिए, 1983 वाली भी। देखो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 की थी, वो अगर मैं आपसे बात करूं तो भारत सरकार सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध के रूप में यहाँ पे ये स्वास्थ्य नीति को घोषित किया था। कहा था कि शिशु मृत्यु दर जो होगा वो 2000 तक 60 से नीचे आ जाएगा। हालांकि अभी पेपर में नहीं आता है ना। जीवन प्रत्याशा जो थी 2000 तक में बताया गया कि 64 वर्ष हो जाएगा। ये अब पेपर में नहीं आता है। आगे बढ़िए, 17 पे आ जाइए। 2002 के बाद फिर उसको 2002 में भी आई, है ना। 2002 में भी उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रही, सकारात्मक नहीं रहा, है ना। फिर उसके बाद 2017 आई। इसमें कुछ कहा गया बात कि 5 वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद 2.5% तक जन स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है सवाल। कितना किया गया? 2.5%। 2.5%। ये आपके लिए अच्छा सवाल है, आप सबके लिए पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये आप सबके लिए, बढ़िया सवाल है, आप इसको ध्यान रखें सभी लोग। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, समझ में आ रहा है ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, बोलिए। 2017। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों से, 2017। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो प्रथम जो राष्ट्रीय नीति थी वो 1983 में आई। फिर उसके बाद अच्छा, जो 1983 वाली थी वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य था 2000 तक के सभी के लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य रखा जाए। इस तरीके का ये एक प्रकार का मोटो बनाया था, अपना उद्देश्य लेकर चल रहा था, जो 1983 वाली थी। फिर उसके बाद आपने देखा 2000, जहां पे सभी के स्वास्थ्य को 1977 में, 2000 तक में सभी के स्वास्थ्य को 1977 यानी 1977 में विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा एक लक्ष्य के रूप में घोषित किया, एक लक्ष्य के रूप में घोषित किया। लेकिन जो 2002 की थी, बात को समझिएगा भी, हम मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको 83 कंफर्म कर दिया हूँ
और 83 के बाद 2002 को भी कंफर्म करके फिर 2017 को भी कंफर्म कर दिया हूँ। अभी इसमें 2 ही 3 बातें हैं, बस वही ध्यान रखना है। जो 2002 की है ना, इसमें प्राथमिक स्तर पर निवारण होगा, क्षय रोग, मलेरिया, HIV एड्स रोग जैसे रोग जो उत्पन्न होते हैं उन बीमारियों पर ध्यान दिया जाएगा। आपने नाम सुना होगा 2005 में एक पल्स पोलियो का उन्मूलन था, ये 2002 का ही था, 2002 का ही था वो। 2007 तक में HIV एड्स को शून्य कर देना है, ये 2002 का ही स्वास्थ्य नीति के था। काला जो जार है उसको खत्म कर देना है, 2010 तक का था। लिखवा दूं क्या, लिखोगे? 2-3 बातें केवल हैं, नोट कर लो। अच्छा हाँ, लिख लीजिए। 2005 तक पोलियो को समाप्त करना, 2002 में ये बात कही गई थी स्वास्थ्य नीति में, पोलियो समाप्त कर देना है। 2005 तक में आप लिख लीजिए, 2005 में पोलियो समाप्त कर देना। फिर 2005 एक और लिख लीजिए, याज एक बीमारी है, याज उन्मूलन, याज का उन्मूलन हो जाना। 2007 में लिख लीजिए HIV एड्स, HIV एड्स 2007 हो गया, शून्य कर देना है, मतलब खत्म कर देना है। और 2010 लिख लीजिए, काला जार या काला ज्वर आप कह सकते हैं, खत्म करना है इसको भी। 2010 तक में मलेरिया और क्षय रोग को भी खत्म करना है, मलेरिया और क्षय रोग। और बताया भी है कि भाई इसमें टीबी को कहते हैं ना। तो वो मृत्यु दर 50% कमी भी हुई, ऐसी नहीं कि नहीं हुआ कमी। 2015 तक लिखिए, लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करना है। 2010 तक और लिखिए, 2010 और लिख लीजिए, मातृ मृत्यु दर को घटाकर 100 कर देनी है, मातृ मृत्यु दर घटकर 100 हो गई, 100 हो गई। बस ठीक है, इतना नोट कर लो। तो ये 2002 में स्वास्थ्य, ये 2002 की पॉइंट ऑफ व्यू था सब, मतलब वहां पे लक्ष्य रखा गया था। स्वास्थ्य के लिए जो किए गए खर्च थे ना 2025 तक, कुल सकल कितना बताइएगा, बताओ 2025 तक, 2017 की बात कर रहा हूं मैं, कितना रखा गया 2025 तक? 1%। कितना 2 हाँ कुल GDP का सर 2.5। हाँ, बस यही मैं सुनना चाह रहा था, 2.5 यही सुनना था मुझे। ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी अभी आपने ऊपर देखा यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, ये देखिए आप मिल जाएगा आपको। आपको 2.5 मैंने आपको बताया भी था, यहाँ देखिए है, ये रहा 2.5, ये देख लीजिए 2.5। और दूसरी बात आप यहाँ पे ध्यान करो, जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप सही तरीके से समझ लें। और उसके बाद देख लीजिए आप लोग को यहाँ पर आइए, जो इसी नीति में जो जीवन प्रत्याशा था वो 68.7 साल को बढ़ाकर 2025 तक 70 साल कर दिया गया है। अकाल मृत्यु को 25% कम करने के लिए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मृत्यु दर में 2025 तक 23 प्रति 1000 का लक्ष्य रखा जाएगा। शिशु मृत्यु दर को घटाकर 28 प्रति 1000 में 2019 तक के सभी लक्ष्य को नीति को शामिल किया। तो ये छोड़ दीजिए, केवल ये रख लीजिए याद, जीवन प्रत्याशा 70 2025 तक। 2025 का कुल प्रजनन दर जो होगा 2.1 का स्तर तक लाना होगा। वर्ष 2020 तक में हर व्यक्ति का स्वच्छ पानी का निश्चित करना, ये तो मालूम है, ये तो आएगा ही नहीं, चला गया छोड़ो। ये देख लीजिए, वर्ष 2025 तक में सुनिश्चित करना कि 90% नवजातों का 1 वर्ष के लिए प्रशिक्षित जो है प्रतिरक्षित करना, मतलब टीकाकरण की बात है ना, ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें मेंशन भी किया है कि क्या क्या चीज़ें हैं 2017 में, क्या क्या लक्ष्य। देखो, एक तो था स्वास्थ्य प्राथमिकता का बदलाव लाना है, स्वास्थ्य देखभाल का उद्योग का विकास करना है, ये था। कम खर्चे कम करना और आर्थिक विकास की बात करना, ठीक है, ये था लक्ष्य। उसका उद्देश्य देख लीजिए क्या होगा
इसका उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य था कि हर आयु वर्ग और लिंग के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और नीति उचित कीमत पर उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य की देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच को प्रदान करना और प्रत्येक विकासात्मक नीति के स्वास्थ्य देखभाल में उन्मुखीकरण को बढ़ावा देना, बेहतर उपचार तक पहुंच प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से संबंधित खर्चों को कम करना, है ना। और 2025 तक मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग, पुरानी सांस बीमारी से मधुमेह से संबंधित, ये छोड़ दीजिए, इतना डीप में हम लोग चल रहे हैं, ज़्यादा अभी अब पहुंच रहे हैं। सिद्धांत देख लीजिए कौन कौन सा ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। इंपॉर्टेंट सिद्धांत, व्यावसायिकता और नैतिकता हो जाएगी, एक सिद्धांत हो जाएगी। हिस्सेदारी एक सिद्धांत है। सामर्थ्य एक सिद्धांत है। देखभाल की गुणवत्ता भी एक सिद्धांत है। सहयोग भी सिद्धांत है। बहुलवाद सिद्धांत है। ये जो 2017 की स्वास्थ्य नीति है उसका सिद्धांत है ये, है ना। फिर उसके बाद जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में, यहाँ पे अगर हम बात करें 1979 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल में नीति की समीक्षा भी प्रकाशित की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहले 1983 था, फिर 2002 था, फिर 2017, ये तो आपको मालूम हो गया। अब 2017 से ही संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। 2002 और 1983 बहुत कम पूछा जाता है। 17 मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, है ना, कि वही जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया है, और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है ना। यहाँ देखिए डस इंडेक्स वगैरह इसको छोड़ दीजिए। स्वास्थ्य क्या है ये तो मैंने पहले बता दिया। उद्देश्य देख लीजिए यहाँ पे 2017 के क्या क्या है। स्वास्थ्य नीति में निवेश हो जाएगा, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए व्यवस्था है, आर्थिक सहयोग है, रोगों की रोकथाम हो जाएगी, तकनीक बढ़ावा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। लक्ष्य भी आपकी नीचे दिया गया है, ये जो मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने जो 2025, 25, 1990 इसको छोड़ दीजिएगा, इसमें ज़रूरी नहीं है। 2020, 2018, 2025 टीबी रोग को ख़त्म करना, 2017 की नीति का सुधार। तो इसमें आपको बताऊं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा इस लाइन को। भारत में स्वास्थ्य योजनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे अगर हम बात करें जननी सुरक्षा योजना अगर आए तो 2005 है, जहाँ पे मातृ और शिशु को दर को कम करने की बात। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व एक अभियान है, 2016 है। मिशन इंद्रधनुष है, 2014 का है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो सारे टीकाकरण वगैरह से संबंधित है। फिर अगर हम बात करें 2016 वाला तो गर्भवती और बच्चे, गर्भवती माता और बच्चे के जन्म देते समय माता का मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने की बात करता है ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना 2016 वाला। पोषण अभियान 2018 का है, ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेडिकल सोशल वर्क में बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करें अगर हम लोग तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में उद्देश्य 0 से 18 वर्ष तक के 27 करोड़ से अधिक बच्चों को जो है 4 प्रकार की परेशानियों से जांच करता है, जैसे विकार, बीमारी, कमी और विकलांगता। तो ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आपका हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ये आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। मैंने अभी आपको बताया था, आप लोगों ने मुझे कि 12 अप्रैल 2005 सही जवाब होगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की अगर आप लोगों की बात करूँ तो 2013 आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, इसको आप ध्यान रखिएगा, दोनों को दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो 2000 हालांकि 18 में स्टार्ट किया गया था। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा के संबंध में ये था आप लोगों के सामने। वहीं अगर हम बात करते हैं तो आगे और भी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं इम्पोर्टेंट, क्या किया जाना चाहिए ये बाकी चीज़ें हैं, है ना। बस यहाँ पर आपका ये जो था स्वास्थ्य नीति के संबंध में था, बस इतना हमें आपको ध्यान रखना होगा। अगर वहीं हम बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना है, देखिए ये अगर हम हालांकि बहुत सारे जननी शिशु एक सुरक्षा कार्यक्रम है, आपको बता दूं जननी सुरक्षा कार्यक्रम 1 जून 2011 को चलाया गया था, है कि नहीं, पता है आप लोगों को। जननी अगर मैं बात करूं नहीं मालूम तो लिख लो, बता देता हूं। देखो एक था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये बेसिकली 1 जून 2011 को स्टार्ट किया गया था, 11 को, है ना। और नवजात शिशु सुरक्षा एक कार्यक्रम था, ये बेसिकली हाइपोथर्मिया से बचाव करता था, इन्फेक्शन से बचाव करता था, स्तनपान से पहले शुरुआत और नवजात पुनर्जीवन आधार पर ही स्वास्थ्य कार्यक्रम पर बातचीत करता था। एक कुष्ठ निवारण उन्मूलन कार्यक्रम भी था जो 1955 में शुरू किया गया था, कुष्ठ निवारण कार्यक्रम था ना। तो ये चीज़ें थी, इसके संबंध में हमें इसको भी ध्यान रखना होगा थोड़ा बहुत, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप जानते ही अगर हम बात करें कि पीढ़ी दर पीढ़ी चक्र से निपटने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र, निगम, विद्यालय, सरकार के अनुदान संचालित विद्यालय प्लेटफॉर्म, 13 करोड़ ग्रामीण और शहरी किशोरियों के लिए जो है साप्ताहिक एक
अनुपूरण करना था। तो इसे साप्ताहिक आयरन जो है फोलिक एसिड अनुपूरण के नाम से जाना जाता है, आपने सुना होगा। और यह योजना जो था स्वास्थ्य एवं परिवार, योजना ना? हाँ हाँ, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किशोर लड़कियों के लिए चलाई गई थी, है ना। तो उसमें बेसिकली किशोरों की जो रक्त अल्पता था वो बेसिकली उसको रोकना और घटनाओं को कम करने को लेकर था। तो 100 मिलीग्राम जो है एलिमेंटल आयरन था और 500 ग्राम जो था फोलिक एसिड साप्ताहिक रूप में उनको जो है दिया जाता था, मतलब प्रोवाइड किया जाता था। तो वो उतना डीप में तो नहीं आना चाहिए मेरी जहाँ तक उम्मीद है, बट आपको मैंने बता दिया, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाय द वे अगर पूछे तो कर देना आप लोग इसे। जननी सुरक्षा योजना तो आपको मालूम होना चाहिए, 12 अप्रैल 2005 को चलाया गया था जननी सुरक्षा योजना, है कि नहीं। ध्यान रखने वाली बातें हैं ये सब। जननी सुरक्षा योजना कब चलाया गया था? 12 अप्रैल 2005। और ये जानते हो गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देने के लिए चलाया गया था, इसलिए जननी सुरक्षा योजना इसको बोला गया। तो इस योजना में गरीब गर्भवती महिलाओं पर केंद्रित था ये। तो उत्तर प्रदेश हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर जैसे कई राज्यों में भी जो है ना इस विशेष ध्यान दिया गया था, है कि नहीं, है कि नहीं। भारतीय चिकित्सा परिषद एक अधिनियम आया था 1933 में। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम जो था 1933 में इसको लाया गया था, है ना। ठीक है। और इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं इम्पोर्टेंट, क्लियर हो रहा है ना आप सबको? बताइए एक बार सभी लोग। हाँ, बढ़िया से सुनिएगा सभी लोग, है ना। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया? भारतीय चिकित्सा परिषद कब आया था? 1900 सॉरी 2005 क्या फिर से बताओ? 1933, सॉरी 1933। भारतीय चिकित्सा परिषद ना, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, हाँ हाँ 1933। हाँ 1937। 33 1933। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम बताइए। 7 जनवरी 2014 को ये स्टार्ट किया गया था। कब? 14 को, है ना। बढ़िया चीज़ थी ये। शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर पर बात करता था ये। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम पर आधारित था। आप ये समझ लीजिए कि यह भारत के सभी किशोर और उसके स्वास्थ्य को, सेहत के बारे में सही तरीके से निर्णय लेने वगैरह के लिए बात करता था ये, है कि नहीं। ये आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बताइए। जन्म से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए था ये, है कि नहीं। बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की बात करता था ये, आंगनबाड़ी केंद्रों पर समर्पित था ये। तो ये बेसिकली स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्कूलों में भी करता है ये बच्चों के। हाँ आप कर रहा है, अब आजकल हो रहा है, उस पर भी हो रहा है ना? आरबीएसके वालों के साथ करता है ना। तो बच्चों में बीमारियों को पहचानने की बात करता है ये, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करता है, सहायता करता है, उपचार करने की बात करता है, उन सारी चीज़ों पर ये। तो इसमें ज़्यादातर अगर बात करें बच्चों की जांच सुविधा के लिए, आंगनबाड़ी जो केंद्र था वो 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए था। तो हाँ, है ना। बाल विकास मंत्रालय, सरकारी गैर सरकारी, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता था ये सारी चीज़ें काफ़ी। इसमें बेसिकली अगर कोई प्रश्न भी अगर पूछा जाता है ना तो कुछ इसी तरीके के बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत डीप में चला जाए। कब स्टार्ट है सर? ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ है, किसी को मालूम है भाई? कब स्टार्ट हुआ है, किसी को बताओ जरा, ये कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया कब? एग्जैक्ट हमें भी याद नहीं आ रहा है। हाँ जी मैम, हाँ सर। थोड़ा सा आप वेट करो, अभी मैं आपको बताता हूँ, है ना। और आगे फिर बात कर। 2013। कौन सा? यही राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। यस, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम वाज लॉन्च्ड इन फरवरी 2013 अंडर एनआरई।
ओके ओके, कर लिए 2013, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी है सर 2013, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है 2013 कर लीजिए। नहीं, ये लिखकर इसमें exactly आ रहा है। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, 2013 ठीक है। हाँ, मिशन इंद्रधनुष बताइए जरा, कब आया था मिशन इंद्रधनुष? सर तो वैक्सीन के साथ मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ था? 15 है। 25 दिसंबर 2014, 25 दिसंबर 2014। टीकाकरण है ना इसमें? Yes, sir. ठीक है। जननी सुरक्षा योजना तो बता दिया आपको, ऊपर तो था, दोबारा हो गया है ना। और इसमें देख लेता हूँ 2-4 चीज़ें इम्पोर्टेंट अगर होगी तो सही है। ऐसा करते हैं, क्लास अभी कुछ टाइम बाद और करें, पढ़ना है आप लोगों को आज, बताओ ऐसा करते हैं, बताओ क्या करना चाहते हो? पढ़ेंगे सर? पढ़ोगे तो ऐसा करते हैं, अभी हमें थोड़ा सा 2-2.5 घंटे के मुझे चाहिए अब ब्रेक, है ना। 12 बजे से। अगर आप लोग जगो करो तो मैं थोड़ा सा जो बची हैं और चीज़ें ऐसे बातचीत करेंगे, इसी में कुछ और चीज़ें देखेंगे, है ना, बातचीत। चलो देखते हैं, ठीक है ना। अगर होगा सही, नहीं तो फिर मॉर्निंग में रख लेंगे क्लास, हाँ, ठीक है। मॉर्निंग में क्लास कर लेंगे, 4 बजे से कर लेंगे, 4-5 बजे से। ठीक है, 5 बजे से कर लेंगे सर, 5। चलो देख लेते हैं, ठीक है ना। सर मैसेज डाल दीजिए। हाँ ठीक है, पढ़ना बस, आप लोग पढ़ते रहना, आप तो पढ़ो अपने आप ना, पढ़ो। सर जो दिन में वीडियो मतलब जो क्लास चली थी ना, उसका यूट्यूब वाला है क्या? हाँ मैंने डाल दिया, आप देखो जाके, उस डाल दिया है, ठीक है, मैं फिर भेज दूँगा। ठीक है। चलो सर जी, मजा आ गया सर पढ़ के। मजा आ गया।